हेलो फ्रेंड्स। चलो, आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी आई होप। और आप होमवर्क भी अपना सबमिट करते रहे होंगे। जिस चीज़ का अभी भी बाकी है प्लीज़ वो अपना होमवर्क सबमिट करते रहे। बिकॉज हर एक लेक्चर में मैं कहता रहता हूँ, जितना आपका काम होगा, जितना आप होमवर्क सबमिट करेंगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। ठीक है। वैसे आज का जो सेशन है उसमें चैप्टर 2 का जो थियोरी है वो तो सब खत्म हो जाएगा। पार्ट 2 के क्वेश्चंस भी हम आज खत्म कर देंगे ऑलमोस्ट, और उसके बाद हमारा सिर्फ एक्सरसाइज बाकी रहेगा। एक्सरसाइज के लिए मेरा सजेशन है कि दोज हु आर इंटरेस्टेड वो एक्सरसाइज खुद भी ट्राई कर सकते हैं, ताकि यहाँ पे जो हमने प्रॉब्लम्स लिए थे प्रैक्टिस के लिए वो थोड़े अच्छे वाले डिफिकल्ट टाइप के थे, पर इसका एक्सरसाइज है वो बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में तो पूरा ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम चैप्टर 3 को लेकर आगे बढ़ेंगे। और उसी के साथ साथ पैरेलल आपका जो टेस्ट है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो आपको टेस्ट देना है। उसके लिए हम ऐसा ट्राई करेंगे कि आपको एक पेपर जो है वो सेंड किया जाएगा और उसको लिख कर आपको हमें रिसेंड करना रहेगा। ठीक है। बट थोड़ा अपने हिसाब से ट्राई करिएगा, अच्छी तरह से प्रिपेयर करिएगा, तो आपको थोड़ा और ज़्यादा मज़ा आ सकता है टेस्ट देने में। तो हमारा जो थियोरी पोर्शन चल रहा था वहां से बात आगे बढ़ाते हैं। इफ यू रिमेम्बर दैट, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ये कोरोना डिस्चार्ज के लिए, जहाँ पे कोई एक शार्प पॉइंट हो, जब एरिया कम होता है तो वहाँ पे चार्ज का डेंसिटी है वो बढ़ जाता है। जैसे वहाँ पे चार्ज का डेंसिटी बढ़ जाएगा, वहाँ पे चार्ज धीरे धीरे लीक होता जाएगा, उसको कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। उसी के बाद ये जो पॉइंट है वैसे वो एक्स्ट्रा पॉइंट है, फिर भी मुझे ये अच्छा लगता है ये पॉइंट का डिस्कशन, और यहाँ से एक दो अच्छे अच्छे आपको कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स भी मिल सकते हैं, इसलिए हम इसका डिस्कशन जरूर करते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है, a small sphere of radius small r and charge q is enclosed by a spherical shell। यानी एक होलो स्फीयर लिया, स्फेरिकल शेल लिया, उसके अंदर एक अपने स्मॉल स्फीयर रखा हुआ है जिसका रेडियस स्मॉल आर है, जिसका चार्ज स्मॉल क्यू है, आउटर रेडियस कैपिटल आर और आउटर रेडियस जो स्फेरिकल शेल है उसके ऊपर कैपिटल क्यू चार्ज रखा है। Show that if small q is a positive, the charge q will necessarily flow from the sphere to the shell। मतलब यहाँ पे ये जो अंदर वाला चार्ज है वो अंदर से बाहर की ओर ही शिफ्ट करेगा। तो इसका मतलब ऐसा समझा जाएगा कि पोटेंशियल ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। नंबर एक, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। अब ये पॉइंट समझने के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा शो करना पड़ेगा कि इनर वाला जो पोर्शन है वहां पे पोटेंशियल हाई है और बाहर वाले पे पोटेंशियल लो है। अंदर स्फीयर है और बाहर स्फेरिकल शेल है। अब हम यहाँ पे दोनों की इंडिविजुअल पोटेंशियल है वो निकालेंगे। यहाँ पे एक तरीका दिया हुआ है, उसको कैसे याद रखें उसका शॉर्ट पॉइंट भी मैं बता दूँ। यहाँ पे ऐसा बताना है, देखो एक स्फेरिकल शेल ले लो, एक यहाँ पे सॉलिड स्फीयर ले लो, उसके बाद आपको दोनों के पोटेंशियल्स इंडिविजुअली बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना चाहिए या तो कैसे याद रखना चाहिए। तो याद रखने का एक सिंपल सा तरीका मैं बता देता हूँ कि अगर मान लो हम ऐसा सोचे कि सबसे पहले जिसका रेडियस स्मॉल आर है उसका खुद का कि क्यू स्मॉल आर आ जाएगा, तो बड़े वाले में भी वैसा कि कैपिटल क्यू कैपिटल आर। इतना क्लियर। अब ऐसा समझना है कि ये तो इंडिविजुअल स्फीयर होता या तो इंडिविजुअल शेल होता, तो अब स्फीयर जो है उसको शेल के अंदर आप लेकर गए। ओके। तो वहां पे ऐसा सोचना है हमें कि जब हम स्फीयर की बात करते हैं अंदर वाले के, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी तरह से सुनिएगा तो ही पता चलेगा कि मैं इस स्फीयर को शेल के अंदर रख रहा हूं। ठीक है। तो वहां पे ऐसा समझा जाएगा कि वो जो इनर वाला स्फीयर है उसका खुद का पोटेंशियल, तो खुद का पोटेंशियल तो के क्यू बाई स्मॉल आर हो चुका है, पर वो है किसके अंदर, क्योंकि वो है स्फेरिकल शेल के अंदर। और हमने ऐसा ऑलरेडी समझा हुआ है कि स्फेरिकल शेल के अंदर कोई भी पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और वो भी कितना, जितना उसकी सरफेस के ऊपर हो उतना। फिर से पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये दोनों जो पोटेंशियल्स मैंने यहाँ पे बताए
वो पहला पोटेंशियल ऐसा समझिए कि स्फीयर अकेला हो, स्मॉल स्फीयर, के स्मॉल क्यू स्मॉल आर, ये स्फेरिकल शेल अकेला हो, मतलब ऐसा समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि ये शेल है, अकेला है, ये स्फीयर है, वो भी अकेला है। अब ये स्फीयर मैं इसके अंदर लेकर जा रहा हूँ, यानी अब सिचुएशन ऐसा बन रहा है, लाइक दिस। तो दोनों का अपना जो इंडिविजुअल चार्ज है उसको लेकर तो खुद के पोटेंशियल बन ही रहे हैं, पर अब ये जो स्फीयर है उस शेल के अंदर है, तो शेल के अंदर कोई भी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होता है, तो कि उसके लिए हम ऐसा कहते हैं कि उसके ऊपर पोटेंशियल कितना होता है, तो कि जितना उसकी सरफेस के ऊपर, और सरफेस के ऊपर होता है के, कैपिटल क्यू और कैपिटल आर। तो ये हो गया स्मॉल स्फीयर का। अब यहाँ पे जब हम स्फेरिकल शेल की बात करते हैं तो स्फेरिकल शेल का खुद का तो था ही के, कैपिटल क्यू और कैपिटल आर। अब उसी स्फेरिकल शेल के अंदर स्मॉल क्यू चार्ज है, तो हमने ऐसा कहा था कि स्फेरिकल शेल के अंदर कोई चार्ज नहीं रह सकता, अगर है तो उसको कहाँ लाना पड़ेगा, वहां से आपको बाहर लाना पड़ेगा। तो किसको बाहर लाना पड़ेगा, तो क्या आपको लाना पड़ेगा स्मॉल क्यू को, कहाँ पे, तो क्या बाहर, यानी आउटर सरफेस के ऊपर, यानी उसका रेडियस हो जाएगा कैपिटल आर। क्लियर। यहाँ पे एक और भी पॉइंट याद रखना है, देखो यहाँ पे कोई किसी का ऐसा पॉइंट भी आ सकता है कि सर अगर हम यही डिस्टेंस लेना चाहे तो वो तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होगा। बट लेट मी क्लियर वन थिंग, जब भी पोटेंशियल काउंट हो तो वो इसी सेंटर से काउंट होता है, यानी जो स्मॉल क्यू चार्ज है उसको उसके सेंटर से लेकर सरफेस तक, यानी वो डिस्टेंस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर नहीं लेना है, वो पूरा का पूरा रेडियस कैपिटल आर ही आपको लेना है। ठीक है, तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वी स्मॉल आर यानी उसका खुद का पोटेंशियल, वी कैपिटल आर उसका खुद का पोटेंशियल। क्लियर। अब क्या करने का, तो क्या अब ऐसा करने का कि स्मॉलर स्फीयर किसके अंदर है, तो कि स्फेरिकल शेल के अंदर है। स्फेरिकल शेल के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना, जितना उसकी सरफेस के ऊपर हो इतना। अब आउटर शेल की बात करें, आउटर शेल में कितना, तो आउटर शेल के अंदर जो भी चार्ज उसको कहाँ लेकर आने का, बाहर लेकर आने का। ओके, ये जो समझा है उसको कहते हैं कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो दिस इज कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अब याद रखने वाला किस्सा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। याद कैसे रखा जा सकता है, तो कि याद रखने का तरीका बहुत ही सिंपल सा है। ओके, याद रखने का तरीका आप कुछ ऐसा ले सकते हैं कि अगर मान लो मैं यहाँ पे दोनों के लिए पोटेंशियल लेना चाहता हूँ, वी स्मॉल आर के लिए, वी कैपिटल आर के लिए। ठीक है, तो दोनों में के क्यू कैपिटल आर, के क्यू कैपिटल आर आ गया। ओके, अब क्या आएगा, तो कि अब दोनों में आएगा के स्मॉल क्यू, के स्मॉल क्यू। ठीक है, ये भी दोनों में आ जाएगा। इतना क्लियर। स्मॉल आर वाले में स्मॉल आर आएगा, कैपिटल आर वाले में कैपिटल आर आएगा। देख लो आप दोनों साइड, सेम टू सेम आंसर, सेम टू सेम वैल्यू आ गई। तो देखो ये याद रखने का तरीका, ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स, खुद के पोटेंशियल, ये स्फीयर है पर वो शेल के अंदर है इसलिए ये लगाना पड़ता है। ये स्मॉल क्यू चार्ज शेल के अंदर है, वो चार्ज रह नहीं सकते इसलिए उसको बाहर लाना पड़ता है, इसलिए के क्यू बाई कैपिटल आ रहा है। ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट। कॉन्सेप्चुअल में अगर थोड़ा नहीं आइडिया आता है तो याद रखने का तरीका बहुत ही सिंपल सा, दोनों के पोटेंशियल में के कैपिटल क्यू कैपिटल आर, के कैपिटल क्यू कैपिटल आर, उसके बाद दोनों में के स्मॉल क्यू आ गया। ये स्मॉल आर वाला किस्सा था इसलिए स्मॉल आर आ गया, ये कैपिटल आर वाला था इसलिए कैपिटल आर आ गया। ये दोनों मिल गए, उसके बाद आपका काम आसान है, देख सकते हो यहाँ पे करना क्या है, तो फिर वी स्मॉल आर माइनस वी कैपिटल आर करना है। जैसे दोनों का सब्ट्रैक्शन लेंगे, ये वाली टर्म है फर्स्ट टर्म, वो फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में से के और स्मॉल क्यू यानी 4/4 कॉमन आ जाएगा, 1/स्मॉल आर माइनस 1/कैपिटल आर आएगा। इन दोनों में से स्मॉल आर छोटा इसलिए उसका वैल्यू बड़ा। ओके, तो इसी हिसाब से इसी बेस पे आप ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे कि V एट द स्मॉल आर मतलब पोटेंशियल एट द स्मॉल आर इज पोटेंशियल एट कैपिटल आर।
और जब चार्ज वहाँ पे ज़्यादा होगा, सॉरी पोटेंशियल वहाँ पे ज़्यादा होगा, पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फिर ऑलवेज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। तो ये जो मैंने लिखवाया है वो आपको भी अपने नोट्स में लिख लेना चाहिए। अभी भी कुछ कुछ स्टूडेंट्स को डाउट है कि लेक्चर कैसे अटेंड करना चाहिए। तो लेट मी क्लियर वन थिंग, जब भी हमारा लेक्चर आप सुनते हैं, ओके, तो नंबर एक, आपको तो एक तो परफेक्ट आपका जो शेड्यूल है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे जब आपको लेक्चर सेंड किया जाए तो उसी टाइम पे आपको लेक्चर सुनना चाहिए। साथ साथ नोटबुक आपको मेंटेन करना चाहिए। जो क्वेश्चन जैसे हम क्लासरूम में पढ़ते हैं वैसे ही आपको पढ़ना चाहिए। लेक्चर देखते जाने का, जो भी जगह मिले वहाँ पे वीडियो को पॉज करते जाने का और नोट डाउन करते जाने का। ओके, अगर मैं वहाँ पे जैसे काफ़ी लोगों के अभी ऐसे फीडबैक आ रहा है कि सर लाइव लेक्चर, लाइव लेक्चर, पर भाई सुनो, लाइव लेक्चर मतलब क्या होता है? वहाँ पे आपका वीडियो बंद है, ओके, वहाँ पे आपका माइक म्यूट है, तो मेरे ही सिर्फ बोलने से और वहाँ पे आप वो पॉज करके अपना नोट डाउन तो कर नहीं सकते। तो इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ों का फ्रीडम मिलता है। नंबर एक, अगर किसी का ओके जो फ्री है पूरा दिन, जिसको कोई और काम ही नहीं है, उसको कोई टेंशन ही नहीं है, पर जिन बच्चों को सभी के लेक्चर्स अटेंड करने होते हैं, हर एक सब्जेक्ट्स का अपना अपना टाइम टेबल होता है, उन बच्चों को दिक्कत ज़्यादा आती है। तो इस वीडियो से उसको ये बेनिफिट हो सकता है कि वो अपनी टाइम की कन्वीनियंसी के हिसाब से इसको अटेंड कर सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, जब चाहे उसको रिवाइज कर सकते हैं। नंबर तीन, वो अपनी पेस के हिसाब से उसको धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। नंबर चार, आप जब चाहो तब उसको पॉज करके जो भी पॉइंट्स आपको लिखने हो वो आप लिख भी सकते हो। तो यहाँ पे एक ही साथ बहुत सारे पर्पजेज आपके सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही आप समझ के चलिए कि आपको यही पैटर्न जो है वो ज़्यादातर हिस्सों में आपको फॉलो करना है। ठीक है, चलो अभी यहाँ तक ये आपका थियोरी पोर्शन हुआ। अब ये जो थियोरी पोर्शन यहाँ पे हुआ, उसके बाद एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है 31 नंबर का, जिसको आप कैंसिल कर दीजिएगा, ताकि वेन डायग्राफ जनरेटर मैंने तो यहाँ पे नोट्स में दिया हुआ है, बिकॉज पुरानी एनसीईआरटी में वेन डायग्राफ जनरेटर था, उसके बाद नहीं था, पर अभी जो नई बुक आई उसने ये पॉइंट निकाल दिया है। वैसे वेन डायग्राफ जनरेटर ये जो ऊपर समझे ना, वो उसी का प्रिंसिपल है। तो उसका हल्का आइडिया मैं दे दूं कि इनर स्फीयर पे अगर कैसे भी तरीके से कोई चार्ज आए, तो चार्ज सीधा का सीधा आउटर स्फेरिकल शेल पे शिफ्ट हो सकता है, और ऐसे करके आप हाई पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं। ओके, पर ये अब आपके सिलेबस में नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ पे पार्ट टू में हमारा जो डिस्कशन चल रहा था, उस डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ओके, इफ यू रिमेम्बर दैट, वैसे ये जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, इसमें भी आपको एक और बेनिफिट हो सकता है कि अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो आप उसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। जितना आप उसको रिवाइज करेंगे, हर छोटा छोटा पॉइंट आपके दिमाग में अच्छी तरह से क्लियर होता जाएगा। ओके, और ये सभी न्यूमेरिकल्स बहुत ही प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट रहेगी। हर न्यूमेरिकल मिनिमम 3 से 4 बार आप लिखेंगे तो आपको और ज़्यादा समझने में मज़ा आएगा। तो आज का जो हमारा सेशन है, आई थिंक हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कस किया हुआ है। आज वहां से आगे बढ़ना है 26 से। वैसे 26 नंबर का जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी मतलब आपकी टेक्स्ट बुक का इलास्ट्रेशन है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या करना है उसमें। क्वेश्चन 26 है, वहां पे ऐसा दिया हुआ है, A 900 picofarad capacitor is charged by 100-watt battery. How much electrostatic energy is stored by the capacitor? तो देखिए यहाँ पे पहले किस्सों में आपका काम तो आसान है। सबसे पहले गिवन वैल्यू क्या क्या है, तो कि 900 पाइकोफेराड है, 100 वाट का बैटरी है, और आपको एनर्जी फाइंड करना है। ऑलवेज थिंक अबाउट सिंपलेस्ट पॉइंट। नंबर एक, क्या चाहिए, नंबर दो, क्या दिया हुआ है, और नंबर तीन, जो दिया हुआ है उसमें से कौन सा फॉर्मूला ज़्यादा सूटेबल है। तो यहाँ से अगर आप सोचो तो किसी किसी को शायद आइडिया आ भी सकता है। इफ आई वांट टू फाइंड आउट एनर्जी, तो एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ सी वी स्क्वायर। खत्म हो गई बात। हाफ है, सी यानी कैपेसिटेंस है, पाई को यानी 10⁻12 होता है, इसका पता होना जरूरी है। और वोल्टेज का स्क्वायर स्क्वायर 100 है यानी 10⁻2, और उसका स्क्वायर 10⁻4। ठीक है,
तो ये 4 और ये 2 0, 10 10 6, और ये -12 -6 बचेगा, तो 9/2 यानी 4.5 इंटू 10 - 6 जूल इतना एनर्जी बचेगा। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड में ऐसा कहा, द कैपेसिटर इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर 900 पिकोफैराड कैपेसिटर। तो उसके लिए ऐसा एक कैपेसिटर था, उसके साथ दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया। जैसे ऐसा कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे जो चार्ज पहले Q हुआ करता था, अब दोनों में चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ताकि दोनों का कैपेसिटेंस इक्वल दिया है। ओके, पैरेलल है तो पोटेंशियल तो सेम ही है, कैपेसिटेंस भी सेम दिया है, तो चार्ज यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इन दैट केस व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम। यहाँ पे देखिए, एनर्जी तो फाइंड करना ही करना है, बट एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम वर्ड यूज किया है, ध्यान से सुनिएगा, अब जो एक्सटेंशन दे रहा हूँ उसको। तो यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं, फॉर ईच कैपेसिटर, अगर मैं हर एक कैपेसिटर की बात करूँ, तो वहां पे नया एनर्जी के लिए, अब देखो चार्ज यहाँ पे हाफ हो रहा है, तो एनर्जी का ऐसा फॉर्मूला यूज करो जिसमें चार्ज का जिक्र होता हो। तो U इक्वल्स मैं कह देता हूँ Q²/2C का फॉर्मूला। अब यहाँ पे ये जो है वो Q डैश ले लीजिए आप, Q डैश का स्क्वायर, और Q डैश क्या है, तो कि Q/2 का होल स्क्वायर, ताकि नया चार्ज आधा हो गया। वैसे यहाँ पे हाफ CV² भी समझ सकते हैं, ये Q²/2C, या तो QV/2 भी समझ सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। पर यहाँ पे सिर्फ मुझे एनर्जी का क्या रिलेशन होगा वही बताना है, इसलिए मैंने एक आइडिया लिया। तो देखिए Q²/2, सॉरी Q²/4 हो जाएगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ Q²/4 इंटू 2C। ऐसा लिखने के पीछे पर्पज ये है कि ये Q²/2C जो है उसको ओरिजिनल एनर्जी में कह सकता हूँ। तो आपका आइडिया यहाँ पे ऐसा रहेगा कि नया एनर्जी U/4 रहेगा, ओरिजिनल का 1/4, बट दिस इज फॉर ईच कैपेसिटर, फॉर ईच कैपेसिटर। तो इसके हिसाब से अगर मुझे यहाँ पे बताना हो फॉर सिस्टम, सिस्टम में कितने चार्ज है, तो कैपेसिटर कितने हैं, 2, तो आप U कह सकते हैं, U फाइनल, तो यहाँ पे 2 है, इसलिए ट्वाइस इंटू यू डैश करना पड़ेगा, ट्वाइस इंटू यू डैश, U/4 है, तो ट्वाइस हो जाएगा U/2, और U आपको मिला हुआ है 4.5, उसका भी आधा, वो हो जाएगा 2.25 10⁻⁻⁶। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं, जब आप हाफ करेंगे तो वैल्यू ऑफ होता है 10⁻⁻⁻ नहीं होती है। ओके, बहुत कॉमन सी बात है। Where has the remainder of the energy gone, मतलब यहाँ पे ये आधा ही एनर्जी क्यों आया, तो बाकी का एनर्जी किधर चला गया, तो ऑफकोर्स वहाँ पे एनर्जी लॉस हो गया। कैसे एनर्जी लॉस हो गया, क्योंकि जैसे हमने उसको डिसकनेक्ट किया, दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया, तो उसको चार्ज इक्वल करने में अपना एनर्जी है वो गंवाना पड़ा, एंड डेफिनेटली वो एनर्जी लॉस होता है, वो एनर्जी लॉस हीट फॉर्म में होता है। ठीक है, तो देखिए वही पॉइंट यहाँ पे दिया है। सबसे पहला वैल्यू आ जाता है 4.5 10⁻⁶ जूल। उसके बाद यहाँ पे बता दिया कि स्टेडी सिचुएशन हो जाएगा जब वो चार्ज हाफ हाफ दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सेम पोटेंशियल रहेगा, नया चार्ज Q/2 हो जाएगा, तो एनर्जी हाफ ऑफ 4.5 यानी 2.25 हो जाएगा। और यहाँ पे एक वर्ड आएगा जो शायद आपके लिए नया हो सकता है, देर इज ए ट्रांजिएंट पीरियड बिफोर द सिस्टम सेटल टू द सिचुएशन। मतलब क्या, तो कि कैसा आप क्या बोलते हैं उसको, सिचुएशन ऐसा क्रिएट होता है कि जब आप एक कैपेसिटर के साथ दूसरा कनेक्ट करते हो, तो पहले जो सिर्फ चार्ज एक का हुआ करता था, अब वो चार्ज दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो उसको सेटल डाउन होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और उसी के साथ चार्ज फ्लो करता है, और फ्लो ऑफ चार्ज को यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड दिया है जिसको कहते हैं ट्रांजिएंट करंट फ्लो फ्रॉम द फर्स्ट कैपेसिटर टू द सेकंड। यानी यहाँ पे जो करंट का फ्लो है वो रहेगा पहले कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर की ओर, उस दौरान वहां पे हीट लॉस होता है,
वहां पे ये एनर्जी कम हो जाता है। आई होप इट्स क्लियर। ओके, जब भी कोई पॉइंट समझ में ना आए तो यू हैव दैट एडवांटेज, आप उसको थोड़ा सा पॉज करिए, थोड़ा सा रिवाइंड करिए और उसको फिर से समझने का ट्राई करिए। सॉरी, नंबर 27, a capacitor is a charge to a potential V1. The power supply is disconnected and the capacitor is connected in parallel to another uncharged capacitor. तो देखिए, एक कैपेसिटर था, V1 उसका पोटेंशियल था, पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया एंड कैपेसिटर इज कनेक्टेड पैरेलल टू द अनदर कैपेसिटर। एक तो पैरेलल में कनेक्ट किया, दूसरे के साथ कनेक्ट किया, एक का C1 दूसरे का C2। पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो टोटल कैपेसिटेंस हो जाता है C1 प्लस C2। तो सबसे पहला पॉइंट पूछा है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द कॉमन पोटेंशियल। इफ यू रिमेंबर दैट, हमने कॉमन पोटेंशियल के लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया था। ओके, तो कॉमन पोटेंशियल के लिए आप कह सकते हैं टोटल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। ठीक है, तो उसी बात को लेकर यहाँ पे दूसरे पॉइंट में ऐसा शो करना है that total energy of the combination is less than the sum of energies stored in them before they are connected। वैसे ये पॉइंट की मैं बात करूँ तो हमने ये पॉइंट आपको समझाया था और ऐसा कहा था कि एक्चुअली दिस इज ए एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ओके, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन के फॉर्म में हमने ये आपको समझाया था। तब ऐसा कहा था कि एनर्जी लॉस का पॉइंट आता है ना, व्हेन यू कनेक्ट वन कैपेसिटर विद द अदर, तो वहां पे एनर्जी लॉस का किस्सा समझाया था, यू इनिशियल एंड यू फाइनल, जब कॉमन पोटेंशियल की बात आती है तब। तो उसी कॉमन पोटेंशियल का किस्सा यहाँ पे रिपीट करते हुए ये क्वेश्चन आप समझा सकते हैं कि इनिशियली V1 था, तो इनिशियली कैपेसिटर भी C1 था। तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ऐसा आप कह सकते हैं कि इनिशियल एनर्जी जो है, आप ऐसा कह सकते हैं कि इनिशियल एनर्जी जो है वो रहता है हाफ C1 V1 स्क्वायर, इक्वेशन 1। उसके बाद जब आप कहते हैं Cp का मतलब लेते हैं, चलो COPO ऐसा लिख देते हैं, यानी कॉमन पोटेंशियल। ओके, तो कॉमन पोटेंशियल का मतलब आप कह सकते हैं टोटल चार्ज। ओके, वैसे यहाँ पे C इज इक्वल टू क्यू बाई वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी के हिसाब से, तो Q यानी टोटल चार्ज आ गया, C के हिसाब से टोटल कैपेसिटेंस ले लो, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू CV यानी C1 V1 प्लस C2 V2, और टोटल कैपेसिटेंस ले लो C1 प्लस C2। पर डिस्कनेक्ट कर दिया हुआ है, मतलब दूसरे का तो कोई पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल है ही नहीं, तो ये बन गया C1 V1 अपॉन C1 प्लस C2। ये जो बना उसको हम कहते हैं कॉमन पोटेंशियल, यानी मैं ऐसा कह सकता हूँ कि दिस वन इज V इक्वल टू C1 V1 अपॉन C1 प्लस C2। ये कॉमन पोटेंशियल बना कब, जब दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया तब। तो दूसरे पॉइंट के लिए मुझे लेना पड़ेगा हाफ C1 प्लस C2 कॉमन पोटेंशियल, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करके, और V का स्क्वायर, तो हाफ C1 प्लस C2 और V का स्क्वायर, V का स्क्वायर है C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। तो देखो ये पूरा का पूरा वन टाइम, ये पूरा का पूरा टू टाइम, मतलब स्क्वायर के फॉर्म में एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो एनर्जी मिलेगा हाफ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 एक बार वाला। अब ये जो है वो इक्वेशन 2 है, और ये जो एनर्जी बना उसको एक्चुअल में मैं कह सकता हूँ फाइनल एनर्जी, ताकि जब दोनों को आपने पैरेलल में कनेक्ट किया तब। तो इनिशियल एनर्जी में था हाफ C1 V1 स्क्वायर, इसमें भी देखो हाफ C1 V1 स्क्वायर, ऐसा तो दिख ही रहा है। तो फाइनल एनर्जी के फॉर्म में हाफ C1 V1 स्क्वायर में अलग कर दो, देखो तो हाफ C1 V1 स्क्वायर अलग हो जाएगा, तो न्यूमरेटर से क्या बचेगा, कि न्यूमरेटर से एक C1 बचेगा, नीचे से C1 प्लस C2 बचेगा। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो गया, तो कि C1 अपॉन C1 प्लस C2 टाइम्स
ऑफ यू इनिशियल, यानी ऐसा कुछ समझिए। देखो, यूएफ का वैल्यू C1 अपॉन C1 प्लस C2 के UI के इक्वल हो सकता है। मतलब यहाँ पे C1 का कोई भी वैल्यू हो, पर डिनोमिनेटर में क्या आएगा, C1 प्लस C2, तो ओवरऑल ये वैल्यू जो है वो न्यूमरेटर से तो बड़ा ही होगा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा होगा, इसलिए ये जो रेशियो मिलेगा वो रेशियो लेस देन 1 होगा। लेस देन 1 होगा तो उसका आइडिया ये होगा कि फाइनल एनर्जी जो है वो यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं कि फाइनल एनर्जी जो मिलेगा दैट विल बी लेस देन द इनिशियल एनर्जी, यानी वहां पे आप ऐसा कह सकते हैं कि इनिशियल एनर्जी जो है उसका वैल्यू बड़ा होगा। देखिए, clearly initial energy is greater, or you can say final energy is lesser. So the total energy of the combination is less than the sum of energy stored in the capacitors before they are connected. Clear? चलो, 28 वाला जो है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, पर समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा हमें समझना है कि फिगर शोज दैट टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स C1 एंड C2 each of that capacitors connected a battery of 6 volt। तो यहाँ पे आपको ऐसा दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ऐसा बताया हुआ है कि जो ये कैपेसिटर है वो यहाँ पे एक सेकंड, यस, फिगर शोज टू आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 एंड C2। C1 C2 जो है वो 6 वोल्ट के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, पर ये एस जो है वो स्विच का रोल यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। इनिशियली स्विच एस इज ए क्लोज, जैसे ये स्विच क्लोज है दोनों कैपेसिटर एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, उसका वोल्टेज सेम रहेगा। आफ्टर सम टाइम्स एस इज लेफ्ट ओपन, जैसे इसको ओपन कर दिया तो उसका मतलब ये होगा कि ये कनेक्शन यहाँ पे रहेगा पर इसका कनेक्शन नहीं रहेगा। एंड dielectric slab of dielectric constant K inserted to fill complete the space between the plates of two capacitors। दोनों के अंदर वहां पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल किया गया। ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक वहां पे हम ऐसा समझते हैं कि ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक वहां पे कैपेसिटेंस जो है वो k टाइम्स बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ऐसा बताना है, हाउ विल द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स बी अफेक्टेड आफ्टर द स्लैब इंसर्टेड। मतलब जैसे आप यहाँ पे स्लैब इंसर्ट करते हो तो उसके बाद वहां पे उसके हिसाब उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट आता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये समझना है दोनों का इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों का इंडिविजुअल कैपेसिटेंस जो है वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेराड है, 1 माइक्रोफेराड है। जैसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज करेंगे K इक्वल टू 3 वाला, तो नया कैपेसिटेंस बन जाएगा 3 टाइम्स, यानी 3 माइक्रोफेराड है, 3 माइक्रोफेराड है। यहाँ पे जैसे ही एस क्लोज है, ओके, तो एस क्लोज है तो आप ऐसा कह सकते हैं कि एस इज ए क्लोज, तो वहाँ पे पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल में पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो उसका जो चार्ज है, ओके, तो चार्ज वहाँ पे आपको मिल सकता है, ताकि पोटेंशियल वहाँ पे आपको सेम लेना है। बट इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये बनता है कि दोनों का कैपेसिटेंस भी सेम है, वोल्टेज भी सेम है, तो चार्ज भी सेम ही होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे उसी बात को उसने समझाने का ट्राई किया। यू कैन सी दैट कि सबसे पहले व्हेन एस इज ए क्लोज, तो V1 V2 जो है वो 6 वोल्ट का था, बिकॉज दे आर कनेक्टेड पैरेलल। ठीक है, देखिए V1 V2 हो गया 6 वोल्ट का, Q1 Q2 भी यहाँ पे इक्वल बता दिए, वैसे होते नहीं है, पैरेलल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, पर यहाँ पे इक्वल इसलिए बताया ताकि कैपेसिटेंस दोनों का सेम है, वोल्टेज भी सेम है, इसलिए दोनों का जो कैप चार्ज बनेगा वो भी सेम रहेगा, 6 माइक्रोफेराड। जैसे ही डायरेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे K इक्वल टू 3 वाला, और वहां पे कैपेसिटेंस बन जाएगा 3 माइक्रोफेराड। ओके, रीजन इज वेरी क्लियर, ताकि कैपेसिटेंस बन जाता है K टाइम्स।
K3 है तो वो बन गया K टाइम्स। पोटेंशियल जो है वो 6 वोल्ट है, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिए Q1 के साथ CV के हिसाब से उसका चार्ज बन गया 3 माइक्रोफेराडे इंटू 6 वोल्ट यानी 18 माइक्रोकूलम, जैसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया तब। अब आती है नेक्स्ट सिचुएशन, व्हेन स्विच एस इज ओपन, जैसे ही ओपन कर दिया C2 जो है लिखा है C2 अटेन्स न्यू वैल्यू बट चार्ज Q2 इज स्टिल 6 माइक्रोकूलम। क्यों? तो कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब रख दिया है, पोटेंशियल वहां एक बार देने के बाद जब हटा लो तो चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट होता नहीं है। हाँ, पोटेंशियल जो है वो कम हो जाता है। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है देखिए, नया पोटेंशियल है वो 6 माइक्रोकूलम जो कैपेसिटेंस था डिवाइड बाय 6 माइक्रोकूलम जो चार्ज था डिवाइड बाय 3 माइक्रोफेराडे जो नया कैपेसिटेंस बना, उस वजह से उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट हो जाएगा। पहले दोनों का वोल्टेज जो है वो 6 वोल्ट हुआ करता था। आफ्टर डिस्कनेक्टिंग दैट स्विच, या तो स्विच एस ओपन कर दोगे तो दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस वो आ जाएगा। ठीक है, ताकि अब सिर्फ C1 ही कनेक्टेड रहेगा, C2 वहां से डिस्कनेक्टेड समझा जाएगा। आई होप यू गॉट द आइडिया। चलो, आफ्टर दैट नंबर 29। अब ये जो नंबर 29 है उसके लिए आपको बहुत सिंपल सा आइडिया लगाना है। सबसे पहले फिगर देखकर इतना तो पता चल ही जाना चाहिए कि दोनों कैपेसिटर एक दूसरे के साथ सीरीज में है। सीरीज में कैपेसिटेंस का ओवरऑल वैल्यू कम होता है। कैपेसिटर्स सीरीज में होते हैं तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, चार्ज सेम होता है और पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। पैरेलल में हो तो वहां पे पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगा, ओके, और चार्ज वहां पे डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। तो सीरीज में क्या और पैरेलल में क्या, उसका आइडिया होना चाहिए। अब यहाँ पे ऐसा बताया कि टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स X एंड Y हैव द सेम एरिया ऑफ प्लेट्स एंड सेम सेपरेशन बिटवीन देम, यानी एरिया और डिस्टेंस सेम। X has air between the plates and Y contains a dielectric medium of 4, यानी एक का कैपेसिटेंस आप C कह दो तो दूसरे का कैपेसिटेंस है वो 4C जैसा हो जाएगा। So calculate the capacitance of each capacitor if equivalent capacitance of the combination is 4 microfarad। जैसे वो वहां पे 4 माइक्रोफेराडे होता है तो आप वहां पे ऐसा आइडिया लगा सकते हैं। देखिए, ये तो आपने समझा। चलो, नेक्स्ट वाले में ऐसा आइडिया लगा सकते हैं कि जब भी हम उसके कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो कैपेसिटेंस में ऐसा हो जाएगा कि व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, जैसे वो यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है, जैसे यहाँ पे वो सीरीज में कनेक्टेड है तो सीरीज में कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो C डैश या तो C इक्विवेलेंट कह सकते हो, ऑलरेडी यहाँ पे दिया है वो 4 माइक्रोफेराडे लेना है। तो CS इज इक्वल टू, एक का ले लो C तो एक का ले सकते हैं आप 4C, तो C प्लस 4C ऐसा मैंने कह दिया, विच इज इक्विवेलेंट टू 4C स्क्वायर बाई 5C, और वो होता है CS यानी जो इक्विवेलेंट है और वो दिया हुआ है 4 माइक्रोफेराड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आइडिया आपका क्लियर हो सकता है। 4 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, C कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको वैल्यू कैसा मिलेगा? तो कि यहाँ से एक C बचेगा न्यूमरेटर से, विच इज इक्वल टू ऑफ कोर्स ये 4 माइक्रोफेराडे था, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि C इक्वल्स टू 5 माइक्रोफेराडे। अब C जो है वो मैंने X का लिया हुआ था इसलिए मैं इसको CX कह दूँ, और CY है उसको 4 टाइम्स यानी 4 5 20 माइक्रोफेराडे आप कह दो, तो यानी CX का वैल्यू और CY का वैल्यू आपको मिल गया। ठीक है, दोनों का कैप्शन, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ X एंड Y। अब जैसे पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में क्या होता है, तो कि दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो उसके लिए आपको पास क्या होना चाहिए, तो कि आपके पास होना चाहिए चार्ज का वैल्यू, चार्ज दोनों में सेम रहेगा। तो Q इज इक्वल्स टू CV के हिसाब से
तो सी इक्विवेलेंट ऑलरेडी बोला हुआ था 4 माइक्रोफेराडे लेना है और वोल्टेज दिया है 15, दैट इज 60 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, यानी 60 10⁻⁻6 है तो आप 60 माइक्रोफेराडे भी कहना चाहो तो आप कह सकते हो। तो 60 माइक्रोकूलम, सॉरी माइक्रोकूलम नॉट फेराडे, माइक्रोकूलम, 60 माइक्रोकूलम उसका चार्ज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपका आइडिया क्लियर है। वोल्टेज फॉर एक्स दोनों में अलग अलग होगा पर 15 में से डिस्ट्रीब्यूट होगी, एक निकालेंगे उसके बाद दूसरे का आइडिया आ जाएगा। तो C इज इक्वल्स टू Q बाई V, तो V इज इक्वल्स टू Q बाई C, C x का ले लेते हैं, Q यहाँ पे 60 माइक्रो 10⁻⁻6 और कैपेसिटेंस ऑफ x 5 इंटू 10⁻⁻6, तो ये हो गया आपका 12 वोल्ट और दोनों में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वोल्टेज फॉर y हो जाएगा 3 वोल्ट, ताकि दोनों टोटल एडिशन होके ही 15 जो है वो होना चाहिए। ठीक है, एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, तो एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ CV², तो हाफ यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं एनर्जी ऑफ x, ओके, तो एनर्जी ऑफ x और एनर्जी फॉर y, तो एनर्जी फॉर x के लिए फॉर्मूला ux अपॉन uy ऐसा ले लो, हाफ cx vx² हाफ cy vy², आपके पास cx है, cy है, vx और vy। एज यू सिंपली प्लेस द वैल्यूज तो आपको उसका आंसर मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पे मिल गया 4 माइक्रोफेराडे, 20 माइक्रोफेराडे, टोटल चार्ज 60 माइक्रोकूलम, Vx और Vy 12 और 3 हो गया, हाफ CV² ले लिया। ये आइडिया भी अच्छा है, Cx Cy की वैल्यू नहीं डालनी है, Cc रख दो, Cc कैंसिल हो जाएगा। सो योर आंसर इज रेडी 4:1। क्लियर? चलो, अब वो जो हमने समझा हुआ है वहां से थोड़ा सा आगे, कि अगर मान लो आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इट्स चार्ज टू अ सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन 3 मिलीमीटर थिक स्लैब इज स्लिप्ड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स देन टू मेंटेन द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि अब पहले कुछ करे, मतलब डायरेक्ट्रिक स्लैब ना इंट्रोड्यूस करे, तब जो पोटेंशियल था वो डायरेक्ट्रिक स्लैब के इंट्रोड्यूस करने के बाद भी वो पोटेंशियल सेम रहे। तो उसके लिए यहाँ पे एक आइडिया लगाया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज टू अ सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन 3 मिलीमीटर थिक स्लैब इज स्लिप्ड बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स। तो हमने 3 मिलीमीटर का स्लैब उसके बीच में रखा। देन टू मेंटेन द सेम पीडी, हमने जो दो प्लेट का डिस्टेंस था उस डिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ाया। वो डिस्टेंस कितना बढ़ाया, तो वो डिस्टेंस हमने बढ़ाया 2.4 टाइम्स मिलीमीटर। देन फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा रह सकता है अगर आप उसमें समझने का ट्राई करें। सिचुएशंस को समझिएगा, सिचुएशन इज वेरी इंटरेस्टिंग। सिचुएशन ऐसा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया, ठीक है, 3 मिलीमीटर थिकनेस, 3 मिलीमीटर का थिक स्लैब है, बट वी वांट टू मेंटेन द सेम पीडी, इसलिए उस सेपरेशन को हमने इंक्रीज कर दिया 2.4 मिलीमीटर। अब आइडिया ऐसा है, बिफोर जब हमने उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया था तो वहां पे जो इनिशियल पोटेंशियल था वो इनिशियल पोटेंशियल ऐसा कहा V इक्वल टू ED, E नॉट डी, इसको इक्वेशन 1 कहा। तो आप यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हो, विथ dielectric I want to also maintain the same potential, बट जैसे ही हमने डायलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया तो वहां पे ऐसा देखा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्री इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ रहता है, तो कि टोटल डिस्टेंस जो था उसमें d डैश जितना इंक्रीज किया और उसमें से t जितना थिकनेस आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वहां पे फ्री इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। दूसरी वाली जो जगह है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स कम हो जाएगा और वो सिर्फ कहाँ होगा, तो कि जहाँ पे वो थिकनेस है वहां पे कम हो जाएगा।
आई होप यू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला, कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला था ना, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में समझाया था, वो पॉइंट याद होगा तो इसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। अब दोनों जगह पे पोटेंशियल मुझे सेम मिल रहा है, ऐसी कंडीशन है कि मुझे दोनों पे पोटेंशियल सेम रखना था, इसलिए ये जो डिस्टेंस डी था ना, उसमें मैंने डी डैश इतना डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया। तो जो डिस्टेंस इंक्रीज करोगे वहां पे पहले जो था वहां पे, और टी जितना उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, बाकी जितना एयर बचता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट जितना होता है। जहाँ डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स जितना है वो कम हो जाता है। और बस आपको अब के फाइंड करना है। आपके पास डी है, मतलब डी डैश है, और टी थिकनेस है। तो अब यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों का पोटेंशियल सेम, ई जीरो दोनों में से कॉमन ले लूं, डी प्लस डी डैश माइनस टी प्लस टी बाई के ले लूं, तो दोनों साइड से ई नॉट कैंसिल हो गया। अब d इक्वल टू डी प्लस डी डैश माइनस टी प्लस टी बाई के बचा, तो ये नॉर्मल फॉर्मेट में रहेगा, तो डी डी भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब डी डी कैंसिल हो जाएगा तो इस साइड बचेगा क्या, तो इस साइड बचेगा 1 इक्वल टू डी डैश माइनस टी प्लस टी बाई के। मुझे के में इंटरेस्ट है, के फाइंड करना है, उसको उधर का उधर ही रखते हैं, इस वैल्यू को शिफ्ट कर देते, तो वो हो जाएगा टी माइनस डी डैश इज इक्वल टू टी बाई के। तो के का वैल्यू क्या बना, तो के का वैल्यू बन जाएगा टी अपॉन टी माइनस डी डैश। टी यानी थिकनेस ऑफ स्लैब, उसमें से 2.4 को सब्ट्रैक्ट कर दो जो उसका सेपरेशन बढ़ाया था, तो 3 डिवाइड बाय 3 माइनस 2.4 दैट इज द पॉइंट 6 बचेगा। और यहाँ पे आप कह सकते हो 30/6, यानी के का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 5। एंड के जो है वो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, इसलिए उसका कोई यूनिट होता नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे उन दोनों को कंपेयर करके डायरेक्ट के इक्वल टू टी अपॉन टी माइनस डी डैश आता है, तो मैंने यहाँ पे वो पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया। देखो ये 2 पॉइंट के बाद उसने डायरेक्टली ये पॉइंट लिखा है, पर मैंने ये कंपैरिजन दिखाया कैसे कौन सा वैल्यू डी डी कैंसिल होता है वो बताया, उसके बाद एक और पॉइंट लिया और उसके बाद के लिए ये फॉर्मूला लिखा। ठीक है, तो आप ये लिखेंगे खुद तो ही आपको पता चलेगा। सीधा नोट्स में से कॉपी कर लोगे तो बेसलेस है। वीडियो देखिए, उसके साथ पैरेलल लिखिए, तो इस पढ़ने का कुछ रिजल्ट जो है वो आपको अच्छी तरह से मिल सकता है। चलो अब यहाँ पे आता है, a slab of material of dielectric constant K has the same area as the plates of a parallel plate capacitor but has a thickness 3D by 4 where D is the separation of the plates. How is the capacitance change when the slab is inserted between the plates? इसको समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से पूरे क्वेश्चन को देखते जाइए। सबसे पहले क्या दिया है, तो कि एक स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, यानी एक स्लैब है हमारे पास जिसका कोई थिकनेस होगा और उसका के जितना वैल्यू है। एरिया एज द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब वो दोनों का यहाँ पे सेम है ऐसा बताया। एज ए थिकनेस 3D/4, मतलब जो प्लेट है उसका थिकनेस 3D/4 टी। डी इज द सेपरेशन, मतलब डी में से 3D/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 3/4 का थिकनेस है तो 1/4 प्लेट बचा रहेगा। हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड, तो ड्यू टू स्लैब हमें पता है नया कैपेसिटेंस है वो चेंज होता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने बताया था कि कहाँ फ्री इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, तो ई जीरो इज इक्वल टू वी जीरो बाई डी, पहला पॉइंट। वी जीरो इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन नो डाई इलेक्ट्रिक, जब ना हो। वैसे इस पॉइंट को मैंने ऐसे नहीं लिखा था, मैंने इस पॉइंट को ऐसे भी कहा हुआ है कि अगर मैं इनिशियल पोटेंशियल की बात करूँ तो इनिशियल पोटेंशियल होता है ई जीरो इंटू डी।
जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं तो नया इलेक्ट्रिक होता है E0/K और नया पोटेंशियल होता है E0। नया पोटेंशियल होता है E0 और कहाँ पे रहता है तो क्या कि टोटल डिस्टेंस माइनस थिकनेस। टोटल डिस्टेंस d ले लो, थिकनेस 3d/4 सब्ट्रैक्ट कर दो तो बचा d/4। देखिए ये आइडिया। E0 यानी फ्री इलेक्ट्रिक फील्ड। नया वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, जहाँ पे थिकनेस होती है वहां पे। नया इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाता है तो कि k टाइम्स कम हो जाता है। एक पॉइंट को शांति से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जितना कंसंट्रेशन इधर होगा उसके बाद इसको लिखेंगे तो ही कॉन्फिडेंस बनेगा और वो 100% राइट। अगर आप बैठे बैठे सिर्फ वीडियो देखेंगे तो फिजिक्स कभी नहीं समझ में आएगा। वीडियो देखते देखते जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक फिजिक्स नहीं समझ में आने वाला है, आप किसी का भी वीडियो क्यों ना देखो। ओके, जब तक आप वीडियो नहीं देखते हो उसके साथ साथ जब तक आप लिखते नहीं हो तब तक ये कोई बातें समझ में नहीं आने वाली है। ओके, अगर अभी तक नहीं पढ़ा है ऐसा तो अब से पढ़िए। वीडियो के साथ साथ आप भी खुद लिखते रहिए, जब तक आप लिखोगे तो ही वो क्लास वाला फील है वो आएगा। ओके, क्लास में आप जैसे जैसे पढ़ाता था तो उसके बाद आप भी लिखते थे। अगर यहाँ पे हम देख नहीं सकते पर आप तो खुद पढ़ रहे हो ना, तो वो आपको तो लिखना चाहिए। तो देखिए, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें E0/K, तो E0 D/4 इतना मैं कॉमन निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ। वैसे E0/D लिया, 1/4 प्लस 3/4 रखा था, वैसे चाहता तो 4 भी कॉमन आ जाता। अब 4 कॉमन आ जाता तो बचता क्या, तो बचता 1 प्लस 3/K, तो बन जाता ये वैल्यू। आई होप इट्स क्लियर। तो नया पोटेंशियल ऐसा बना V0 इंटू K प्लस 3/4। नाउ व्हाट, दस द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज बाय अ फैक्टर। तो देखो ये पोटेंशियल V0 है वो कितना बड़ा होता है तो K प्लस 3/4 के जितना। while the free charge Q0 on the plates remains same, ये तो हम आगे भी पढ़ चुके थे कि डाइलेक्ट्रिक की वजह से उसके चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट होता नहीं है। एंड कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q/V, Q एज इट इज, V का वैल्यू डाल दिया, ये जो था वही का वही डाला, तो आपको नया कैपेसिटेंस ऐसे मिल जाएगा। क्लियर। फिर से पूरा आइडिया दे देता हूँ कैसे। ओल्ड पोटेंशियल, नो डाइलेक्ट्रिक, E0D। जैसे ही डायरेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया नया इलेक्ट्रिक फील्ड E0/K, पर ये कहाँ तक एप्लीकेबल है, क्योंकि जितना उसका थिकनेस है वहां तक। ओके, इफ यू रिमेम्बर दैट मैंने उस पॉइंट को लेकर ऐसा एक फॉर्मूला आपको दिया था। वो ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना, देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट आपने लिखा है ना V0 ED, उसी के जैसा एक फॉर्मूला हमने लिखा था E0D-T प्लस E0/K इंटू थिकनेस। ये बेसिक फॉर्मूला है। तो बेसिक फॉर्मूला पे जितना फोकस करेंगे उतना आपको ज्यादा पता चल सकता है, उतना ज्यादा मजा आपको उसमें आ सकता है। क्लियर। चलो, आफ्टर दैट देयर इज अ 32 नंबर क्वेश्चन। पर ये 32 नंबर का क्वेश्चन जो है उसको समझने के लिए मैं कुछ बेसिक से पॉइंट्स आपके क्लियर करवा दूं तो आपको वो पॉइंट्स अपने आप समझ में आ जाएंगे। तो 32 वाला जो है उसके लिए यहाँ पे एक फिगर आपको दिया हुआ है और ऐसे बताया है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे वैल्यूज दिया हुआ है आपको। हम्म, find the ratio of the capacitance of a capacitor filled with the two dielectrics of dimensions but the dielectric constant K1 and K2 respectively। अब इस पॉइंट के लिए कुछ छोटे छोटे पॉइंट बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको ऐसा देखना है कि जब भी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल हो, इसको कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। उसके बीच में अगर मैंने ऐसा एक और प्लेट रखा, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स डिवाइड हो गया, D/2 हो गया, बरोबर। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर जो था पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा समझते थे, जब डिस्टेंस डिवाइड हो गया तो यही फिगर ऐसा बनेगा, ध्यान से देखिएगा।
ये पॉइंट बहुत ही काम का है, ये फर्स्ट नंबर, ये थर्ड नंबर। तो ये कैसे बन जाएगा? तो ये फर्स्ट नंबर का प्लेट उसके साथ सेकंड नंबर का प्लेट एक कैप्सूल बनाएगा। पर ये जो सेकंड नंबर का प्लेट है ना, वो कॉमन रहेगा थर्ड नंबर के साथ भी। अगर यही पूरी फिगर को मैं हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करूँ ना, तो ऐसा दिखेगा आपको। ये वन, ये टू, ये टू, ये थ्री, ये पॉजिटिव, ये लास्ट वाला नेगेटिव। तो ये दोनों कैप्सूल कैसे कनेक्शन में आ गए? सीरीज में आ गए। कब आए? तो कि डिस्टेंस को डिवाइड किया तब आ गए। तो यहां से आइडिया ऐसा लगाना है, when distance between two plates divides capacitors connected in series। जब आपने डिस्टेंस को डिवाइड किया तब वो सीरीज में बना। तो देखिए यहाँ पे ये वाला सिचुएशन है, टोटल डिस्टेंस d था, दो कैपेसिटर बने, एक में K1 आया, एक में K2 आया। तो इस B वाले फिगर के लिए मैं ऐसा कह सकता हूँ, सीरीज में कैसा बनता है, तो कि C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 बनता है। तो C1 C2 के लिए क्या बनेगा, तो कि K1 एप्सिलॉन नॉट A, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, D/2 ऐसा हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे ये वाले फॉर्मूला की बजाय अगर आप वो सिंपल वाला 1/c वाला फॉर्मूला लिखो, तो आपको लिखने में ज्यादा मजा आता है। कुछ इस तरह से देखिए, अगर मैं 1/c डैश इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 लिखो, तो 1/c1 का वैल्यू K1 एप्सिलॉन नॉट ए। एरिया देखिए, एरिया ऊपर जितना है ना उतने का उतना ही है, एरिया एज इट इज, बट डिस्टेंस बिकम्स अ हाफ, 1/K2 एप्सिलॉन नॉट ए D/2। अब ऐसा देखा जाएगा, ये D/2 वाला 2 है वो इधर जाएगा, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर D जो है वो कहाँ जाएगा, ऊपर। क्लियर? तो देखिए, ये इसके भी डिनोमिनेटर में था, और ये D जो है वो डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर से D जाएगा ऊपर। तो D नीचे रहेगा 2K1 एप्सिलॉन नॉट ए, यानी ये पहला वाला किस्सा। ओके, अब दूसरे वाले में भी कैसा रहेगा, तो कि दूसरे वाले में आप ऐसा कह सकते हैं, पहले वाला वैसा ही यहाँ पे बन जाएगा दूसरे वाला, कि डी गया ऊपर, नीचे आ गया 2K2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें से क्या क्या कॉमन आएगा, डी एप्सिलॉन नॉट ए और 2 कॉमन, बचेगा क्या, 1/K1 प्लस 1/K2। यहाँ पे अभी भी और उसका मैं एलसीएम ले लूँ, 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, K1 प्लस K2, K1 इंटू K2। तो ये पूरा का पूरा वैल्यू 1/c डैश है, इसलिए देखा जाए तो c डैश का वैल्यू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, यहाँ मैंने गलती से d लिख दिया, तो d नहीं आएगा। ओके, अगर यहाँ पे d रखते हैं तो ये ऊपर वाला d हटाना पड़ेगा, तो दोनों जगह पे d नहीं आएगा। ठीक है, पर जैसे आप रेसिप्रोकल करते हैं और आप चाहो तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी को हटाकर एक सीधा सीधा कैपेसिटेंस लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो जैसे ही अपने डिस्टेंस डिवाइड करते हैं तो वो सीरीज में आ जाता है, वो पहला एक पॉइंट समझने वाला। और जैसे ही आप एरिया डिवाइड करते हो, एरिया डिवाइड कैसे समझा जाएगा, तो एरिया का डिवीजन ऐसे समझा जाएगा कि ये प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, आपको डिस्टेंस दिख रहा है, यानी आप जब ऊपर से देखते हैं आपको ये जो लाइन दिख रही है, तो वो लाइन के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा समझना है कि वो लाइन और ये वाली लाइन, उसके बीच का ये जो डिस्टेंस है ना, वो डी एज इट इज रहता है।
पर अगर मैंने यहाँ पे ऐसी लाइन खींच दी और यहाँ पे लिखा K1 और यहाँ पे लिखा K, मतलब क्या, तो कि ये फर्स्ट प्लेट और ये सेकंड प्लेट। अब देखो इसका फिगर कैसा बनेगा, तो कि फर्स्ट प्लेट और सेकंड प्लेट के बीच में K1 है, उसी फर्स्ट प्लेट का एक कॉमन प्लेट में सोचूं और ये सेकंड प्लेट का कॉमन प्लेट सोचूं, ये हो गया आपका फर्स्ट प्लेट यानी पॉजिटिव वाला, और ये हो गया सेकंड प्लेट का कॉमन, ये नेगेटिव वाला। इसको भी अभी हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइन में दिखाऊं तो ये फिगर कैसा दिखेगा आपको, क्या ऐसा दिखेगा, 1 एंड 2, देखो पॉजिटिव नेगेटिव, ओके एग्जैक्ट वैसा ही दिखेगा ना, K1 K2, तो ये दोनों कैसे कनेक्शन में आ गए, पैरेलल। तो इसका मतलब ऐसा कि जब आप ऐसा कहते हो, when area divides capacitor connected in parallel, बस अब यहाँ पे तो आराम से आपका काम हो जाएगा। C डबल डैश कह दो, C1 प्लस C2 कर दो, दोनों में अलग है K1 K2, तो C कॉमन आ गया, एप्सिलॉन नॉट सॉरी K1 प्लस K2। और यहाँ पे सोचने वाली बात क्या बनेगी, तो कि सोचने वाली बात ये बनेगी कि जब आप C1 C2 की वैल्यू लिखते हो तो वहां पे आ जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 इंटू डी, एरिया आधा हो गया ना। अब कॉमन लेना हो तो ले सकते हैं आप, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D K1 प्लस K2, और इसको आप C बाई 2 भी कहना चाहो तो कह सकते हो, K1 प्लस K2। तो दोनों क्वेश्चंस में समझना ये था कि जब आप एरिया को डिवाइड करते हो तो वो पैरेलल में आता है, और डिस्टेंस को डिवाइड करते हो तो वो सीरीज में आता है। देखो पहला वाला किस्सा एरिया का है तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन देता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आ गया। वैसे यहाँ पे ये करेक्शन समझिएगा, ये ए को बाहर लिखना है, ठीक है। दूसरे में सीरीज कॉम्बिनेशन आ गया, वो भी मैंने आपको बता दिया, दोनों का रेशियो ले लो, K1 K2 का वैल्यू दिया है, वैल्यू प्लेस कर दो, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का आपका होमवर्क रहेगा पार्ट 1 से क्वेश्चन नंबर 30, और पार्ट 2 से ये आज जितने क्वेश्चंस हमने किए, तो पार्ट 2 से आज हमने जो भी क्वेश्चंस किए वो हमने किए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 32 तक। ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपको 2 बार लिखकर हमें सबमिट करने हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक ही रखते हैं, होमवर्क करिएगा, ओके, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।